काम कर रहे थे ना, वो ये था कि हमने वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करना शुरू की थी। हमने कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से टैकल होते हैं, और छोटे छोटे उसके हमने क्वेश्चन भी किए थे। बात ये है कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर ज्यादातर जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आती है ना, वो जेनेरिक होती है, यानी बहुत ही आसान टाइप और मुश्किल टाइप की। उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता सिवाय ये कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपने ओवर द ईयर या फिर ओवर द कोर्स सीखे होंगे ना, वो ही आप यूज कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है। और बल्कि मुझे एक काम करना चाहिए, आई शुड ओपन द बुक, और उसके बाद मुझे बुक से ही आपको क्वेश्चन कराने चाहिए, ताकि बेसिकली क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको खुद पता है यार, बहुत बल्कि बल्कि स्टेटमेंट्स हैं। आपको एक तो ये भी पता चल जाता है कि स्टेटमेंट्स होती किस तरह की, ठीक है। और दूसरा ये कि काम भी हो जाते हैं। ठीक है, ये रखा है, ठीक है। Here we are. ये काम बहुत ज्यादा पीछे चलेंगे। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर, यस। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन आपने, अ, ऊपर वाला क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं, ये वो तो हमने कर लिया था। फर्स्ट ये कह रहा है कि एक एट अ फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च इक्विपमेंट्स मस्ट बी शेयर्ड अमंग द साइंटिस्ट, ठीक है। देयर इज ओनली, ये एक तो कॉपीएबल नहीं है। Equipments must be shared among scientists. There is one microscope for 4 scientists, one centrifuge for every 3 scientists, and one freezer for every 2 scientists. अगर मेरे पास ना सारे रिसर्च इक्विपमेंट्स यानी फ्रीजर्स को, सेंट्रीफ्यूज को, माइक्रोस्कोप्स को मिला के मेरे पास टोटल है 52, तो मुझे बताओ कितने साइंटिस्ट इस टाइम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफी इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है बात। लेकिन द थिंग इज कि इसके अंदर जो बात पूछी गई है वो इस तरह से पूछी गई है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट कि ये जो है ना थोड़ी सी मुश्किल चीज है। तो हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये है कि मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर यानी इक्विपमेंट्स कितने, टोटल इक्विपमेंट्स, उसके अंदर कुछ मेरे पास वो है 52, ठीक है। उसमें कुछ माइक्रोस्कोप्स होंगे, कुछ उसमें सेंट्रीफ्यूज होंगे, कुछ उसमें फ्रीजर होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ मान लो कि मेरे पास ये किस तरह से हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास वन माइक्रोस्कोप फॉर साइंटिस्ट, व्हाट आई कैन डू, कि मान लो कि मेरे पास एक्स साइंटिस्ट है, ठीक है। एक्स साइंटिस्ट है टोटल, ठीक है। अगर मेरे पास 4 साइंटिस्ट के लिए एक माइक्रोस्कोप है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब इक्विपमेंट्स बताने हैं ना मैंने, ठीक है। यानी मैं ये कर सकता हूँ कि ऐसी इक्वेशन को डिजाइन करूँ जिसके अंदर मेरे पास ना इक्विपमेंट्स बचे ऊपर, ठीक है। यानी माइक्रोस्कोप ये वो, और साइंटिस्ट कट आउट हो जाए। अब ये है कि ये काइंड ऑफ रेड वाली सिचुएशन है, वन माइक्रोस्कोप पर 4 साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कैंसिल आउट करने। तो वन माइक्रोस्कोप पर वन, मैं माइक एम ही लिख रहा हूँ, ठीक है, एम आई लिख रहा हूँ, माइक्रोस्कोप और 4 साइंटिस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में एक्स साइंटिस्ट, टोटल साइंटिस्ट कर लूंगा, मेरे पास टोटल माइक्रोस्कोप्स आ जाएगी, तो साइंटिस्ट से साइंटिस्ट कैंसिल हो जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी x/4। तो मेरे पास x/4 माइक्रोस्कोप्स है। इसी तरह से अगर मैं निकालूं मेरे पास कितने सेंट्रीफ्यूज है, मुझे पता है कि एक सेंट्रीफ्यूज, वन सेंट्रीफ्यूज जो है वो यूज होता है बाय 3 साइंटिस्ट, ठीक है। और अगर मेरे पास एक्स साइंटिस्ट है, ठीक है, दिस साइंटिस्ट एंड साइंटिस्ट कैंसिल आउट, देन देयर विल बी x/3 सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। इसी तरह से आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए वन, यानी वन रेफ्रिजरेटर है, वन फ्रीजर जो है वो यूज होता है बाय 2 साइंटिस्ट। क्योंकि मैंने साइंटिस्ट को कैंसिल आउट करना है,
तो मल्टीप्लाई बाय एक्स साइंटिस्ट कर देता हूँ, तो x/2 सेंट मेरे पास फ्रीजर्स है। और बेसिकली अगर मैं इन सब सेंट्रीफ्यूज माइक्रोस्कोप सर को मल्टीप्लाई करूँ तो 52 बनता है। तो मेरे पास इक्वेशन बनती है x/4 प्लस x/3 प्लस x/2। इन सबको मिलाओ ना तो मेरे पास 52 आते हैं। वट यू कैन डू, आगे आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। बेस्ट वन थिंग इज कि आप इसका एलसीएम निकाल लो। 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 3 2 2 4 4 से 3 12 होगा। एलसीएम निकालो और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों साइड में। तो दिस विल कम आउट टू बी 3x प्लस 4x प्लस 6x इज इक्वल टू जो भी है 52 क्रॉस 12, एंड दिस विल बिकम, यहाँ पे मैं बाकी कर रहा हूँ, और दिस विल बिकम 7 और 6 13 x इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय 12, 13 4s आर 52, तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 48। तो मेरे पास टोटल 48 साइंटिस्ट थे, ठीक है। आपको सबसे पहले ये निकालना आना चाहिए कि आपके पास इक्वेशन क्या है। जब आप इक्वेशन निकाल लोगे ना फिर इजी सी हो जाए, ठीक है। सबको समझ आया ये बात या नहीं? अगर किसी को नहीं है मुझसे दोबारा पूछ लो। यस नो, जल्दी से बताओ। सही है, चलो गुड है। ओके, अब इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आप देख लो, इसने भी ऐसे ही किया, ठीक है, फ्रैंकली, के नंबर ऑफ साइंटिस्ट हमने एक्स मान लिया ये, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, वो कहता है कि आपके पास ना ये दो लोग हैं, एक है मार्क, एक है केविन। मार्क एंड केविन own 1/4 and then 1/3 of the books on the shelf, respectively. And there's another people, Laurie, and on the rest of the books. If Kevin owns 9 more books than the Mark, how many books does the Laurie own? ठीक है। तो बेसिकली मुझे नहीं पता मेरे पास टोटल बुक्स कितनी है, लेकिन वो जितनी भी बुक्स है ना, ठीक है, व्हाट आई कैन डू के आई कैन मेक अ चार्ट, ठीक है। मुझे पता है जितनी भी बुक्स हैं उसका मेरे पास 1/4 हिस्सा मार्क के पास है, 1/4 हिस्सा जो है वो मार्क के पास है, 1/3 हिस्सा मान लो इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का, यानी रफली बता रहा हूँ, वो केविन के पास है, ठीक है। और बाकी जितनी भी है ये पार्ट जितना भी बता है लॉरी के पास है, ठीक है, ये मार्क के पास है। ऐसे कर सकता हूँ कि, और मुझे ये भी पता है कि केविन के पास मार्क से 9 बुक्स ज्यादा है, यानी केविन की बुक्स जितनी भी है, केविन माइनस मार्क, दैट शुड बी इक्वल टू 9, ठीक है। मान लो मेरे पास टोटल एक्स बुक्स है, ठीक है, मान लो मेरे पास टोटल एक्स बुक्स है, ठीक है। तो उन एक्स, तो बेसिकली मार्क के पास कितना है उन बुक्स का, x/4 हिस्सा मार्क के पास है, इस तरह से केविन के पास x/3 हिस्सा है उनका टोटल बुक्स का। लॉरी के पास कितना बचेगा? बाकी जितना भी है वो आप निकाल लेते, बल्कि इसका भी हिस्सा निकाल लेते लॉरी का। तो इससे डैट वुड बी के टोटल में से, टोटल कितनी है एक्स में से इन दोनों के हिस्से माइनस कर दो, x/4 माइनस x/3, तो दिस विल बिकम, ये जाएगा तो x/4 यानी 3/4 आ जाएगा, 3/4 x आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा x/3, और ये आ जाएगा 9 9x माइनस 4x/12। तो लॉरी के पास बचा है 5/12x। तो इसके पास है 5/12 x पार्ट, ठीक है, वो है लॉरी के पास। केविन के पास कितनी बुक्स है? x/3। मार्क के पास कितने हैं? x/4। आई कैन यूज दिस थिंग, so this will become, इससे अगर सिंपलीफाई करो 4x माइनस 3x over 12 is equal to 9, and x over 12 is equal to 9, और x is equal to 12 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? 108। तो बेसिकली टोटल मेरे पास 108 किताबें, ठीक है। देयर आर 100 देयर आर 108 बुक्स इन टोटल।
So how much the lorry is going to get? So lorry has a fraction of 5/12 x, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 108। ठीक है, दोबारा से कैंसिल आउट होता है, 9 आता है, तो टोटल 45। तो लॉरी के पास टोटल 45 बुक्स। ठीक है, ये समझ आया सबको कि मैंने किस तरह से ये क्वेश्चन किए? यार मुझे सब बताया करो, देखो क्वेश्चन क्लास में ना, आप लोग इस टाइम पे नो स्टूडेंट्स हो, मुझे एक दो बता देंगे, मुझे लगेगा अच्छा मुझे सबको समझ आएगी। किसी को अगर नहीं समझ आए मुझे बता दिया करो। ठीक है, गुड टू गो। मैं आगे फॉरवर्ड चला जाता हूँ फिर। ठीक है, सारे बताया करो यार। क्लियर है? ओके, कम से कम 4-5 तो बताए ना, फिर मैं चला समझ आया कि ओके। तो दिस इज हाउ, ये क्वेश्चन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा चेंज किया होगा, अभी भी थोड़ा सा चेंज किया होगा। अब आप लोगों का क्या काम है? ठीक है, मुझे पता है आप लोगों ने कहना कि ये क्या बात है, लेकिन आप लोगों ने ये काम करना है, आपने ये एग्जाम्पल नंबर 8 करनी है अभी अभी। ठीक है, 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले ये कि वर्ड से इक्वेशन बनाना, दिस इज एन आर्ट। जल्दी से इसे सीख लो, जितनी जल्दी हो सके ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और ये वर्ड प्रॉब्लम तो देखना आपके पास पड़े ही आते हैं, बहुत आते हैं। ठीक है, जेनेरिक किस्म के। करो ये क्वेश्चन।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऑफ है, बाकी किसी का आंसर है। ठीक है, करते हैं। ये देखो, उसने कहा क्या क्या है। उसने कहा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, हु वांट्स टू split the cost of renting a cabin equally. If each friend pays 130, there will be 100 too much. ठीक है, यानी कि अगर हर बंदा जो है वो $130 देता है ना, तो आपके पास $10 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 120 देता है हर आपका जो फ्रेंड है, तो आपके पास ₹50 या फिर $50 कम हो जाएगी। ठीक है, तो बताओ कि कैबिन को बेसिकली रेंट आउट करने के लिए, रेंटिंग करने के लिए बेसिकली आपको कितने पैसे लग रहे हैं। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है आपसे। तो ठीक है, कोशिश करते हैं कि क्या होता है। अब मान लो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, नहीं पता, मान लो कि मेरे पास टोटल एन एन लोग हैं। ठीक है, और अगर हर बंदा $30 दे रहा है, तो एन लोग देंगे $130। ठीक है, तो मेरे पास 130 क्रॉस एन ये टोटल मनी हो जाएगा। तो इससे मेरे पास टोटल पैसे कितने इकट्ठे हो जाएंगे। मेरे पास एक तो रेंट भी इकट्ठा हो जाएगा, जिसे मैं रेंट कह देता हूँ, रेंट प्लस $10। ठीक है, $10 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। लेकिन ये होता है कि अगर हर बंदा $120 देता है, तो एन लोग कितने देंगे, 120 क्रॉस एन। ठीक है, इससे क्या होगा, रेंट में से भी ₹50 कम हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास यानी रेंट से ₹50 कम थोड़े मिले। तीसरा रेंट मैनेजमेंट। व्हाट यू कैन डू, हमने निकालना है कि रेंट कितने। ओके, तो इस बेटर के इस तरह करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल को सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस हो जाए। 10n = 60, तो n = 6। तो टोटल 6 लोग हैं इसमें। आगे चलते हैं। हमारे पास आता है कि कोई भी इक्वेशन उठा लो, और जैसा कि रेंट प्लस 10, इसमें डालोगे rent = 130 × 6 - 10, हो जाता है 65 70, तो 780, तो 770। तो आपका जो रेंट था टोटल, वो $770। ठीक है, निहायत ही आसान क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, लेकिन यूट्यूब वेरी लो। ठीक है, ओके, किसी को ये सबको समझ आ गया ये बात। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और पहले क्लियर ड्राइव फॉरवर्ड, इसको देख सकते हैं इसका कैसे किया ये भी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, और वो कहता है कि मेरे पास 200 जेली बीन्स हैं एक जार के अंदर। 70% मेरे पास ग्रीन है, बाकी रेड है, यानी 30% रेड है। हाउ मैनी जेली बीन्स मस्ट बी रिमूव। ठीक है, यानी हमने ग्रीन जेली बीन्स को निकालना है, रिमूव करना है, सो डैट 60% ऑफ द रिमेनिंग जेली बीन्स आर ग्रीन। ठीक है, ताकि हमारे पास 60% ऑफ जेली बीन्स जो है वो ग्रीन। देख लेते हैं। तो वी है बेस्ड 200। हाँ, टोटल है हमारे पास, टोटल कितना है हमारे पास, इनिशियल टोटल है, टी कह देता हूँ, डेट इज इक्वल टू, इसके अंदर है 200, 70% ग्रीन है हमारे पास,
ठीक है। 70% ग्रीन का क्या मतलब है, 140 मेरे पास ग्रीन है, 30% बाकी यानी बाकी कितना रेड है, और वो बनता है 60। अब वो ये कह रहे हैं आपने ना एक काम करना है वो ये है कि टोटल में से सिर्फ ग्रीन बीन्स निकालते जाओ, सच डैट के आपके पास जितना भी आंसर है 60% आपके पास है ग्रीन जेली बीन। ओके, अब बात ये है कि कम किस तरह से होगी। अब हमारे पास 60% किस तरह से आएगा कि आपके पास कोई ग्रीन जेली बीन्स होंगी, ठीक है, ग्रीन बीन्स होंगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल। अब देखो हम निकाल रहे हैं ग्रीन बीन्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल बीन्स लेफ्ट, ठीक है, यानी ग्रीन को निकालना है ना उसमें से, यानी जो भी बचेगी उसका उसकी रेशियो 60% आनी चाहिए। अब ग्रीन बीन्स किस तरह से है, क्योंकि 140 में से मान लो कि एक्स निकाल रहे हो, ठीक है, लेकिन देखो अगर मैं ग्रीन बीन्स निकालो ना तो वो जितनी मैं ग्रीन बीन्स में से निकालूंगा उतनी टोटल में से भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास पहले 200 बीन्स थी, उसमें से ये ग्रीन थी मैंने निकाल ली, और उसमें पहले 140 ग्रीन थी, मैंने एक को अगर मैंने डिस्कार्ड किया है ना तो ग्रीन में से भी एक वो माइनस होगा और वो टोटल में से भी एक माइनस होगा। इसी तरह से मैं दो एक और निकाल के लेके जाता हूँ तो टोटल में से दो माइनस हो जाएगी, इसी तरह से ग्रीन में से भी दो माइनस होगी, यानी जितनी माइनस मैं ग्रीन में से माइनस करता हूँ उतनी मेरे टोटल में से भी माइनस होती है। टोटल क्या 200 में से एक्स माइनस हो जाती है। ये चीज समझ आइए किसी सबको कि क्या होता है कि खाली ग्रीन में से कम नहीं हो रही टोटल, क्योंकि ग्रीन भी तो टोटल का ही हिस्सा है ना, तो वो टोटल में से भी उतनी ही कम होती जाती है, ठीक है। और दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू 60%। और ये 60% क्या होता है, 6/10। आगे क्या करना है आपने, सिंपल सी बात है यार, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस एक्स, तो दिस विल बिकम 1400 माइनस 10x इज इक्वल टू 1200 माइनस 6x। तो ये हो जाएगा 1400 minus 1200 is equal to 10x minus 6x, 4x is equal to 200, x is equal to 25, नहीं 50 है। तो बेसिकली मुझे 50 ग्रीन बीन्स निकालनी पड़ेंगी तो तब जाके 60% होगा। चेक कर लेते हैं कि 60% बनता भी है या नहीं। अगर मैं ग्रीन बीन्स 50 निकालता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास टोटल बन गई 90, लेकिन टोटल में से भी 150 निकल जाएंगी, तो ये 50 निकल जाएंगी, पीछे 150 बच जाएगी। सिंप्लीफाई करो, 6/10 आता है, हाँ आता है, तो ठीक है हमारा, ठीक है। तो यू हैव टू बेसिकली रिमूव 50 ग्रीन जेलीबीन्स। ओके, सबको समझ आ गई इस बात की। यार मेरा पता नहीं कल आज इतना खराब क्यों हो गया। चलो, ये देख लेना इसने भी ऐसे किया होगा। अच्छा, अब वो कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपके पास दो लोग हैं, डेविड है एक रॉबर्ट है, दे हैव टोटल एक 120 बेसबॉल कार्ड्स, ठीक है, उनके पास 120 बेसबॉल कार्ड्स हैं। David gives Robert one third of his cards and then 10 more cards. ठीक है, अब सिचुएशन ये है, डेविड के पास जितने भी कार्ड थे डेविड ने अपने हिस्से के ना थर्ड पार्ट यानी तीसरा हिस्सा, ठीक है, तो वो उसने रॉबर्ट को दिया, और इसके अलावा उसने 10 इजाफी और कार्ड भी दे दिए रॉबर्ट को। अब सिचुएशन ऐसे है, रॉबर्ट हैज 5 टाइम कार्ड्स देन द डेविड। अब डेविड के पास ना, रॉबर्ट के पास इतने कार्ड है कि वो डेविड के कार्ड से 5 गुना ज्यादा है। हाउ मैनी कार्ड डिड रॉबर्ट हैव ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली डेविड के पास कितने कार्ड्स, करते हैं ये भी क्वेश्चन। मान लो कि शुरू के अंदर ना डेविड के पास रॉबर्ट के पास कोई कार्ड थे जिसे मैं आर कह देता हूँ, और डेविड के पास कार्ड थे जिन्हें मैं डी कह देता हूँ, यानी डेविड के कार्ड, उन सबको मिला के मेरे पास 120 थे। अब सिचुएशन ऐसी हुई कि नए कार्ड्स किस तरह से आ रहे हैं, नए कार्ड इस तरह से हैं जिस तरह डेविड का
ऐसे किए हैं जिस तरह से अब फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास नए कार्ड मैं कह देता हूँ आर डैश, ठीक है। रॉबर्ट के जो नए कार्ड हैं वो इस तरह से है जिस तरह से दीज आर 5 टाइम्स द रॉबर्ट के जो नए कार्ड, डेविड के जो नए कार्ड थे, यानी सब कुछ गंवाने गए। रॉबर्ट के कार्ड किस तरह से, रॉबर्ट के पास ओरिजिनली अपने कार्ड थे, ठीक है। उसके बाद डेविड का तीसरा हिस्सा है, ठीक है। डेविड के पुराने वाले कार्ड का तीसरा हिस्सा है और इसमें 10 इजाफी हो गए। दैट शुड बी इक्वल टू डेविड के नए कार्ड। डेविड के नए कार्ड किस तरह से आएंगे कि डेविड के पास ओरिजिनली कुछ कार्ड है जिनको मैं डी कहता हूँ, उसमें से उसने D/3 कार्ड अपने लूज किए, फिर उसमें से उसने 10 अपने और कम किए। समझ आई इस बात की? सबको समझ आई ये क्वेश्चन कैसे बनाई है मैंने? हेलो, बताओ यार सारे। अगर नहीं समझ आई तो आई विल रिपीट। ओके। सही है, इसको मैं दोबारा से बिठाता हूँ। देखो उसने कहा कि रॉबर्ट हैज नाउ 5 टाइम्स एज कार्ड एज द डेविड, यानी डेविड यानी सब कुछ ये जो बीच में हमारे जो यहाँ पर जो कुछ हुआ है, इसके बाद जो भी सिचुएशन है ना, उसके बाद नई नई सिचुएशन ऐसी है जिससे मैं आर डैश कह देता हूँ कि रॉबर्ट के पास जितने भी कार्ड है ना, वो डेविड के नए वाले कार्ड्स की तादाद के मुताबिक वो 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। रॉबर्ट के पास अब कार्ड किस तरह से आए, नए वाली सिचुएशन में कार्ड किस तरह से है। एक तो उसके पास अपने कोई पुराने कार्ड थे जिन्हें मैंने आर कहा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके कहाँ से रॉबर्ट को 1/3 डेविड के डेविड ने अपने चौथा हिस्सा दिया, यानी डेविड सॉरी थर्ड हिस्सा डेविड ने अपने यानी D/3 पार्ट रॉबर्ट को दिया, वो उसके अंदर ऐड हो गए। उसके अलावा उसके अंदर 10 और कार्ड आ गए, ठीक है। 10 और कार्ड डेविड ने ही दिए वो भी। यहाँ तक समझ आ गई सबको? अब डेविड के नए कार्ड किस तरह से आ रहे हैं? डेविड के कार्ड नए कार्ड इस तरह से आ रहे हैं कि डेविड के ओरिजिनली कोई कार्ड थे, लेकिन क्योंकि बेचारा लूटा पुट्टा गया है, ठीक है, उसने अपने अब उसके पास इस तरह से उसने अपने पुराने कार्ड्स का तीसरा हिस्सा है क्योंकि गवाया है, क्योंकि वो तो रॉबर्ट के पास चला गया। और इसके अलावा उसने 10 कार्ड और इजाफी रॉबर्ट को दिए थे, वो भी इसमें से माइनस हो गए। तो जितने भी कार्ड बचे हैं ना अब डेविड के पास, वो इतने बचे। समझ गए ये बात? ये भी समझ आ गए? सारे बताओ सारे। ठीक है, अब ऐसे करता हूँ, ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ। R+D/3 बस +10 that should be equal to 5 times D-D/3 -10। सिंप्लीफाई कर देता हूँ आर प्लस, अच्छा उसने पूछा है कितना है। ओरिजिनली रॉबर्ट के पास है, यानी मैंने ओरिजिनली यानी पुराने वाले कार्ड बता देंगे कितने। D/3 डी को खत्म करना है इज इक्वल टू 5D। अच्छा इसको मैं सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2D हो जाएगा ना, ये जो है ये 2D हो जाएगा, यानी 2/3D हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10/10D/3, और ये आ जाएगा -50, ठीक है। R इज इक्वल टू 10/3D -D/3 -50 -50 से 9/3 कितना होता है, 3D हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा -60, क्योंकि मैंने रॉबर्ट को बचाना है तो मैं डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। डी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 120 -R इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो ये आ जाएगा रॉबर्ट इज इक्वल टू 3 × 120 -R -60। और इसको मेरे पास जगह कहाँ बची है, जगह यहीं पे बची है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू 3 × 360 हो जाएगा, 3 × 120 360, 3 टाइम्स -3R हो जाएगा 360। ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा 4R इज इक्वल टू 300, और R इज इक्वल टू 75। हाँ, तो 75 है। तो ओरिजिनली रॉबर्ट के पास पहले ही बड़े कार्ड थे, ठीक है। तो अगर इतने थे तो बाकी 45 उसके पास, ठीक है। ओके।
ठीक है, समझ गया ये चीज। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिचुएशन बताओ, ये आपने स्क्रीनशॉट लेना, जो भी करना ले लो, लेकिन मैं अगर कहूँ सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन ये है, सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा सा देखते हैं। अब रॉबर्ट के पास मुझे पता है 75 कार्ड थे। जैसे ठीक है, ठीक है, रॉबर्ट के पास मेरे पास 75 कार्ड थे शुरू में। रॉबर्ट के पास अब पहले 75 थे, डेविड के पास कितने होंगे, यानी 75 टोटल 120 थे, 45 डेविड के पास। ठीक है, ये रॉबर्ट के पास 45 का तीसरा हिस्सा क्या होता है, 15 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 90 और 100। रॉबर्ट के पास जो नए कार्ड आए थे ना वो 100 हो गए थे। डेविड के पास क्या थे, 45 थे बेचारे के पास, 15 उसने और कम किए, फिर 10 और कम किए, तो ये 30 और 20, तो 20। तो उसने क्या कहा था कि रॉबर्ट के नए कार्ड इस तरह से दीज आर 5 टाइम्स डी। तो चेक करता हूँ, रॉबर्ट के 100 इज इक्वल टू 5 टाइम्स डी। हाँ, इक्वल होते हैं। दिस इज टू आंसर। किसी का क्वेश्चन हो? यस, नो? ठीक है, ओके। देखो, अब तो ये है कि आई विल स्टॉप शेयर इस बुक को, और ये है कि विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल जंप टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और विच इज क्वाड्रेटिक्स। ठीक है, मुझे मन था कि मैं क्वाड्रेटिक्स पहले करवा देता हूँ, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं। क्वाड्रेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक्स आप सब नहीं किए हुए हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मेरे ख्याल 6ठी 7वीं क्लास से करते होते हैं। क्वाड्रेटिक जनरली क्या होता है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री जो होती है वो 2 होती है। यार एक जगह में पानी पी के पहले मेरा गला सा अजीब सा है। अच्छा, क्वाड्रेटिक्स की जनरली जो इक्वेशन होती है, एक क्वाड्रेटिक्स है, ठीक है, क्वाड्रेटिक्स जनरल जो इक्वेशन होती है इसकी। अच्छा, ये चैप्टर 15 चैप्टर नंबर 15। जनरल इक्वेशन जो होती है ना, वो होती है जिस तरह से y इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। सब ने यही पढ़ी होती है, मुझे पता है कि दिस इज द बेसिकली जनरल इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास जनरल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो यही होती है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि हमने क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज निकाली है। तो मैं मान लूँ मेरे पास एक एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। ठीक है, ये बुक के अंदर भी एग्जांपल है इसके बारे में। मैं आपसे कहूँ कि रूट्स क्या होती है, रूट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी बात हो रूट्स की, एक्स इंटरसेप्ट की, ठीक है, और इसके अलावा एक और बात थी रूट्स जीरोस की, ठीक है, किसी भी ग्राफ के जीरोस की। तो वो बेसिकली आपसे एक ही बात पूछ रहा है कि आप, यानी तीनों एक ही बात है, तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है। तो मतलब वो कह रहा है कि इसको आप बेसिकली सिंप्लीफाई करो, क्या हो सकता है, -21 है, तो मुझे पता है कि इसका एक फैक्टर माइनस का एक पॉजिटिव है, और माइनस पॉजिटिव में क्या होता है, यहाँ पर आप डिफरेंस देखते हो फैक्टर्स में। तो ये -7.3 है, ठीक है, माइनस का 7 हो जाएगा। फैक्टर तो सबको निकालने आते हैं ना, फैक्टराइजेशन सबको आती है, ये मुश्किल होती है सबको। किसी को मुश्किल होती है, आई विल, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। आती है सबको फैक्टराइजेशन सही से? आई एम अज्यूमिंग कि आपको फैक्टराइजेशन आती है सही से। किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दो कि यस सर, कि सर मुझे मसला है। सारे बताओ जी, किसी को फैक्टराइजेशन ना आती हो। नो प्रॉब्लम, आती है। सारे बताओ यार, सारे, क्योंकि आप ज्यादातर लोग साइलेंट हो, बाद में आप लोगों को मसला यही होता है कि, सही बता रहा हूँ, बाद में आप लोग कहते हो कि यार सर मुझसे नहीं हो रहा ये वो चीज़। ठीक है, मैं इसलिए चाहता हूँ कि जब टाइम होता है ना उस चीज़ का कर्व कवर कर लिया जाए। नो वन हैज टोल्ड मी कि उसे कोई मसला है। चलो ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे पास, इसके मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। फैक्टराइजेशन इज अ वेरी इजी प्रोसेस,
लेकिन ये है कि हर चीज़ ऐसे ही होती है कि ईज़ी चीज़ पहले सीख लो, फिर जाके हम मुश्किल पे जाते हो। ठीक है? शुरू में सारी चीज़ें आसान ही होती हैं। सॉरी, शुरू में हर चीज़ मुश्किल होती है, बाद में आसान होती है, जब उसकी ज़्यादातर प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस। क्योंकि ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, एक्स इंटरसेप्ट 0 पुट कर दो, तो x इज़ इक्वल टू -3 और x इज़ इक्वल टू 7। ये मेरे पास 2 चीज़ें आ गई। अब बात ये है कि 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैंने इसके बारे में डिस्कस करनी है। एंड व्हाट इज़ सम ऑफ रूट्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आपने चलो ऐसे है कि इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अगर आप देखो, मैं कहूँ कि इन दोनों रूट्स को सम करो, ठीक है, यानी इन दोनों रूट्स को सम बताओ, सम किसके इक्वल आता है? -3 + 7 प्लस का 4 आता है, ठीक है। प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है? प्रोडक्ट आता है आपका -3 माइनस ये आता है -21, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्ट दिया है, मेरे पास सम दिया है। क्या मेरे पास एक जनरल फार्मूला है? हाँ है यार, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की एक जेनेरिक इक्वेशन होगी तो आप सब निकाल सकते हो। किस तरह से? आप ऐसे करो, इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हर जगह पे a से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपके पास जो सम का जो फार्मूला, एक मिनट ऐसे करता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। तो आपके पास जो सम का फार्मूला जो आता है ना, डेट इज बेसिकली -b/a, ठीक है। बल्कि मैं इसको, आप छोड़े परे यार, आपने क्या ही करना है इसको। अगर इस तरह की कभी इक्वेशन हो, सम की बात होती है -b/a, ठीक है, यू कैन चेक, ठीक है। प्रोडक्ट होता है हमेशा c/a, ठीक है। c क्या है? कोई कांस्टेंट है और a आपका इसके साथ। इस केस में a की वैल्यू क्या थी? 1 थी, b की वैल्यू -1 थी, -4 थी, माइनस का 4, c की वैल्यू थी -21। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था इसके मुताबिक? माइनस इंटू -4 और 1, तो दिस इज 24। और प्रोडक्ट की वैल्यू आती है मेरे पास -21/1, तो इट शुड बी -21। दिस इज ट्रू, ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द फार्मूला जो कि इसके हमें प्रोडक्ट और समीशन के बारे में बताते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? बताएं जी, कोई है कंफ्यूजन या नहीं है? वी आर गुड टू गो, ठीक है, गुड टू गो, ओके। अब इसके अलावा ये होता है कि आपके पास हर टाइप की चीज़ आएगी यार, आप फोर टाइप की चीज़ें करो, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन क्योंकि अब हम आते हैं ग्राफिक थोड़ी चीज़ के ऊपर, कोई मुझे बता सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ वैसे क्या होता है? ठीक है, किस शेप में होता है? सर्कल होता है? क्या होता है? ठीक है जी, पैराबोला, नाइस। तो ये याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि अभी अभी मैंने एक्स स्क्वायर -4x था, -4x -20 होता है। अगर मैं इसको बेसिकली ग्राफ करूँ ना, तो मुझे पता है मेरी जीरोस किधर है। मेरी जीरोस किधर किधर थी? -3 और 7 पे। वैसे करते यहाँ पर 7 है, यहाँ पर -3 है। तो मेरा जो भी ग्राफ हो, और यहाँ पर ये बेसिकली पॉजिटिव है, तो ये मेरा पॉजिटिव ग्राफ है। इस तरह का कि ये आया, ये आया, ये आया, और एक ये इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ। अब बात ये है कि जो जहाँ पर आपका ना एकदम, यानी देखो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्राफ एकदम बढ़ता बढ़ता बढ़ता, फिर कम होता 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 एकदम एक पॉइंट आता है, जिसके बाद ये ग्राफ में बढ़ने लग जाता है। या फिर समझ लो कि ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। बेसिकली समझ लो कि मिड पॉइंट आपके पास, अगर मैं कहूँ कि मिड पॉइंट ऑफ पैराबोला, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ पैराबोला जो होता है वो बेसिकली आपके पास वर्टेक्स ही होता है, ठीक है। अब इसको आप निकाल कैसे सकते हो? वर्टेक्स को निकालना बहुत ही आसान काम है, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के अंदर क्या होता है?
मिड पॉइंट के अंदर ये होता है कि आपका ना आप किसी भी दो पॉइंट्स को सम करते हो। मिड पॉइंट किस तरह से लेते हो? मैं कहता हूँ कि दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट लो। कैसे करते हो? आप उन दोनों पॉइंट्स की बेसिकली एवरेज ले लेते हो, ठीक है? यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? ये आप उन दोनों पॉइंट्स की मिड पॉइंट ले लेते हो, ठीक है? अगर आप नोट करो, आपने वर्टेक्स निकालना हो, ये मिड पॉइंट होता है। वर्टेक्स निकालना हो तो वर्टेक्स जो है ना, ये काइंड ऑफ इस तरह का पैराबोला है ना, ठीक है? जो इस तरह का पैराबोला है, जो एक्स स्क्वायर वाला है। अगर आप नोट करो तो ये जो है ना, ऐसे लगता है जिस तरह इन दोनों पॉइंट्स का पैराबोला, अगर आप मिड पॉइंट निकालना निकाल लो, ठीक है? तो मैं ऐसे करता हूँ, वर्टेक्स का मैं ऐसे करता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ कि वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स के एक्स एक्सिस निकालना तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। किस तरह से? आप ऐसे करो, आपके पास जो इनके इक्वेशन के सॉल्यूशंस आते हैं ना, इक्वेशन के सॉल्यूशंस आते हैं, आप ऐसे करो, सॉल्यूशंस लो और सॉल्यूशंस का मिड पॉइंट ले लो, यानी 7 इंटू -3, ठीक है? और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? और ये आता है कि क्या जाता है, 4/2 या 2, ठीक है? तो बेसिकली एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? एच और के कहते हैं इसको, ठीक है? तो एच की वैल्यू मुझे पता चल गई, वो 2 है। के की वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकाल सकता हूँ? जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ एच इन दिस इक्वेशन, क्योंकि है तो पैराबोला इसी की इक्वेशन का ना, ठीक है? पैराबोला तो इसी इक्वेशन का बना हुआ है ना, तो 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 21 आता है, 4 माइनस 8 माइनस 21, ये आता है माइनस 25। तो यहाँ पर मेरे पास पूरी वैल्यूज आ, ठीक है? अदरवाइज अगर आपको पैराबोला का नहीं निकालना था, तो देयर इज अल्टरनेटिव फार्मूला, जो कि इसी चीज से ही निकला है, जो कि अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। एंड दिस इज के एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स का जो फार्मूला होता है, ये होता है -b/a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? ये डिवाइडेड बाय 2 अगर नोट करो, ये क्या है? ये सम ऑफ, ये क्या चीज होती है? ये सम ऑफ रूट्स ही है ना, ठीक है? और डिवाइडेड बाय 2 है। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या था? -b/a, और डिवाइडेड बाय 2, ये -b/2 है। तो सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला था, तो उसी से ही बेसिकली ये डिराइव हुआ। एक मिनट। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला निकालोगे, सिंपल सी बात है, बाद में आपने उसी इक्वेशन में पुट कर दो। सर पहले स्लोप पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव होगी, वो कैसे? ये बताना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये, एक तो यार ये आपके काम का नहीं है, ठीक है? फ्रैंकली मेरे ख्याल से आप सब ने ना वो नहीं पढ़ा, यानी मैथ आप सब ने ना उसमें नहीं पढ़ी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, ठीक है? अदरवाइज मैं आपको समझा देता कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव लो, सेकंड डेरिवेटिव लो, उससे देखो कि ये बेसिकली वर्टेक्स है क्या, ठीक है? फर्स्ट डेरिवेटिव लो इसका एक दफा, ठीक है? आप सबको बेसिकली मैक्सिमम मिनिमा ये आपको याद हो, अच्छा ठीक है? मैं अगला टॉपिक आपको बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि जादू क्या है, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ आ रही है? सारे बताओ, सारे। ठीक है। अच्छा, ऐसे है कि पैराबोला के ऊपर डिपेंड करता है कि वी कैन फाइंड इट्स मैक्सिमम पॉइंट और नॉट, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास से एक जनरल इक्वेशन में दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है? बी एक्स प्लस सी, ठीक है? इस ए का बड़ा किरदार है। दिस ए टेल्स मी कि पैराबोला पैराबोला किस तरह का है, ठीक है? पैराबोला अपवर्ड है, फॉर एग्जांपल अपवर्ड होगा, अप होगा या डाउन होगा, ठीक है? या मेरे पास इस तरह की भी इक्वेशन हो सकती है ना, एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है? तो ये भी तो हो सकती है ना, जरूरी नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से हमें इस तरह के इक्वेशन देखने की आदत नहीं है, लेकिन इस तरह का भी पैराबोला हो सकता है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, ठीक है? यानी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि वाई स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है?
तो पैराबोला, ये जो ए वाला जो चीज है ना, ये डिटरमाइन करती है कि ये पैराबोला राइट होगा या लेफ्ट होगा, ठीक है। और अगर ट्रेडिशनली वाई वाला है, वाई स्केयर वाला, तो ये अप और डाउन होगा। अगर ए यहाँ पर पॉजिटिव है तो पैराबोला इस तरह का होगा, अप होगा। अगर ए ये पॉजिटिव, यानी मैं पॉजिटिव लिखना चाहता हूँ, नॉट +1, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो ठीक है। अगर ए आपके पास नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड होगा। नो मैटर के यहाँ पर सारी पॉजिटिव हो जाए वैल्यूज, सारी ए की गेन है, ठीक है। अगर यहाँ पर ए पॉजिटिव है तो बेसिकली वो राइट होगा, यानी राइट, राइट का क्या है मतलब, इस तरह का राइट ओपनिंग होगा। अगर ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो वो लेफ्ट ओपनिंग होगा, ठीक है। याद रहेगा यार, पॉजिटिव समझ लो कि ए पॉजिटिव है तो अप या राइट हो सकता है, ए नेगेटिव है तो लेफ्ट राइट, सॉरी लेफ्ट एंड डाउन, ठीक है। ये सिचुएशन है, सबको समझ आ गया इस बात की, याद रहेगा सबको, गुड है। अब लास्ट के अंदर मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ ना, वो एक्चुअली बड़ा एक क्वेश्चन आता है, बताओ कि ना मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट क्या हो सकता है। देखो पैराबोला के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट ना इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैराबोला है किस टाइप का। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि इसको मैं ना, अब मैं लेके आता हूँ आप लोगों के डेस्मोस पे, ठीक है, फ्रैंकली डेस्मोस, ठीक है। आ जाओ जी डेस्मोस पे, नजर आ रहा है सबको ये, तो देख लो कि हाँ सबको ही क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्केयर, ठीक है, और -4x -21, यही था ना हमारी इक्वेशन, हाँ यही थी, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और इक्वेशन ड्रा करता हूँ, लेकिन वो माइनस में करता हूँ, ये -x स्केयर हो जाएगा। अभी फिलहाल ना सिर्फ ये देखो, मजे की बात ये है कि अगर नोट करो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ये देखो, इसका एक इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट ये है, ठीक है। और इसका ये पॉइंट क्या है, ये इसका सॉरी एक्स इंटरसेप्ट, यानी रूट्स इसकी -3 है। इसके अगर मैं मिड में से लाइन ड्रा करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं काम करता हूँ कि इसको ना इसको और और छोटा कर दो बेशक, छोटा कर था, ठीक है, ये और छोटा हो गया, और ये इधर आ गया, चलो इधर हो गया, चलो ये और ज़्यादा अच्छा हो गया, गुड। अब थोड़ी देर के लिए ना, अब फॉर एग्जाम्पल वैसे करता हूँ, ये पॉइंट है मेरे पास, ये है और ये है, ये वर्टेक्स है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स देख लो, ये और ये, ठीक है। मैंने आपको बताया वर्टेक्स मिड पॉइंट है। किस तरह से है, अगर मैं वर्टेक्स से ना कोई एक रेड गुजारूंगा ना, और वो ऐसे लेके चला जाए, भूल जाओगे आप बेसिकली कौन से पॉइंट पर हो, ठीक है। ये ऐसे नहीं लग रहा जिस तरह से इसके बेसिकली दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया है, यानी दो इक्वल हिस्सों में काट दिया है इस लाइन ने। तो वर्टेक्स इस वजह से मिड पॉइंट है कि अगर वहां से आप वर्टिकल लाइन काटो, ऐसा लगता है जैसे पैराबोला को दो टुकड़ों में काट के रख दिया, ठीक है। और एक जो चीज मैंने इसमें आपको दिखानी थी वो ये थी कि, एक मिनट दोबारा से अब मैं इसी क्वेश्चन को बाहर करता हूँ, देखो सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, पैराबोला ऊपर नीचे हो गए, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, ठीक है। बस क्या है कि नेगेटिव होने से वो पैराबोला अप एंड डाउन हो, ओके, याद रहेगा ये चीज। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई, आपको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि अगर आपको लेफ्ट राइट के बजाय मैं सॉरी लेफ्ट राइट भी दिखाना चाहूँ, तो दिस शुड बी वाई स्केयर -4, और ये हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा ये देखो, ये राइट राइट ओरिएंटेड है, ये पर्पल वाला जो होगा, जो ड्रा होगा, वो लेफ्ट ओरिएंटेड होगा, देखिए ये मैं मार्क कर, ये देखो ये पर्पल वाला और ग्रीन वाला, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है। सिर्फ जो आपका स्केयर वाली टर्म है ना, उसके साथ जो साइन है वो ही डोमिनेट करता है आपको इस चीज को बताने में कि आपको क्या बने, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और जो चीज मैंने ना अभी इस पे लास्ट में बतानी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी ऐसे करता हूँ, सिर्फ पहले वाला बहाल कर लेता हूँ, ठीक है। और पहले वाला तो इस तरीके से देखो। अब इस पैराबोला के अगर मैं कहूँ कि मिनिमम पॉइंट क्या है, या बता सकते हैं इस पैराबोला में मिनिमम पॉइंट क्या है? हाँ, मैं बता सकता हूँ, क्यों नहीं बता सकता। ऐसे है जिस तरह ये वाला जो पॉइंट है, तो अपवर्ड के अंदर, अपवर्ड पैराबोला के अंदर अगर आप कुछ सोचो और ये ऊपर इंफिनिटी तक जा रहा है, ये पैराबोला रुकेगा नहीं। तो एक बात इससे तय है, अगर मुझसे कोई पूछे ना कि इस आपके पास एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है इस तरह का, आप उसका मिनिमम पॉइंट बता सकते हो और वो वर्टेक्स होगा, ठीक है। लेकिन इसका कोई मैक्सिमम पॉइंट है? ये तो मिनिमम है ना, मिनिमम पॉइंट है। इसका कोई मैक्सिमम पॉइंट है? नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक चला गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास ये सिचुएशन है जिस तरह से ये वाला पैराबोला नेगेटिव वाला, ये आप देखो। ओहो, इसको मैं थोड़ा सा साफ, अगर आप इसे इसे ब्लू वाले को देखो, ये नेगेटिव में नीचे को जाता जा रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वाई की, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू वाई क्या हो सकती है? हाँ, इसका वर्टेक्स जो है ये मैक्सिमम वैल्यू वाई बता रहा हूँ। तो ऐसे है, इस तरह के पैराबोला की या इस तरह के पैराबोला की आप मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, बल्कि इस तरह के पैराबोला की क्या, इस तरह के पैराबोला की सिर्फ आप मिनिमम वैल्यू बता सकते हो, और वो मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स के ऊपर हो। दैट्स व्हाई मैंने वर्टेक्स निकालना आपको सबसे पहले क्या है। और इस तरह के पैराबोला के अंदर ये है कि आपके पास मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई पता होगी, या फिर पैराबोला इक्वेशन पता होगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू वाई पता होगी, क्यों? मिनिमम वैल्यू तो आप बता ही नहीं सकते। वाई, आप तो नेगेटिव वाई में चलते जाओगे इसके अंदर, ठीक है। ये चीज याद रहेगी कि अपवर्ड ओपनिंग के अंदर आप सिर्फ मिनिमम वैल्यू बता सकते हो, और डाउनवर्ड ओपनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो। ये कॉमन सेंस की बात है मेरे ख्याल से, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ गई तो याद रहे। सबको समझ आ गई यहाँ तक जो मैं बात कर रहा हूँ? ओके। ये है कि फिर मैं फ्राइडे को ना आप लोगों को वर्टेक्स फॉर्म ये वो सारा कुछ करवा दूंगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू के आई विल स्टॉप देयर, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।